क्या ये मिथ है या रियल है कि एक जो मैरिड स्टूडेंट होता है वही प्रोफेशनल कोर्सेज को अचीव कर सकता है या तो फिर कोई भी इसे आसानी से क्रैक कर सकता है? सो एक्चुअली सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एग्जाम्स में बेसिकली अप्रोच पूरी कंप्लीटली अलग रहती है। तो ऐसा ये मिथ है कि जो एक मैरिड स्टूडेंट है वही क्लियर कर पाएगा। फुली मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा और चीज़ें सारी क्लियर हो गई। उसमें क्योंकि जनरल कैटेगरी थी तो मतलब थोड़ा अच्छा रैंक आने के बाद भी एनएलयूज नहीं मिले। कुछ पहले मुझे बहुत डर लगता था, CA CS CMA भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, करते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होते हैं। उससे बनाना नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से। क्योंकि AIR है, खुशी से बोल ऐसा फॉर्मली मत ले। ठीक है, खुशी से है, रैंक 1 है। आपको रैंक 1। हेलो दोस्तों, वेलकम टू CS रियल टॉक्स। मेरा नाम है हर्ष जैन और मैं एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम दिल्ली इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। और हमारे साथ है मीत मिश्रा और साथ में ही खुशी जैन। सो हेलो गाइस, मैं हूं मीत मिश्रा। अभी मैंने प्रोफेशनल के एग्जाम दिए हैं। मेरा प्रोफेशनल का ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है और अभी बस रिजल्ट का वेट करते हुए। और हेलो गाइस, मैं हूँ खुशी जैन AIR 8 और नागपुर रैंक 1। और कुछ बोलना है? नहीं, बस इतनी बहुत है। डिलॉइट रह गया ना, ट्रेनिंग इन डिलॉइट। तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है डिलॉइट में और बाकी सब तो मीत ने आपको बता ही दिया है। सो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कि किस तरीके से हमें अपनी जर्नी प्रोफेशनल करियर में एंटर करने से पहले स्टार्ट करनी चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, एंटर करने के बाद क्या क्या किस तरीके से हमें मतलब रूटीन फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस 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 यस। सो तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि क्या ये मिथ है या रियल है कि एक जो मैरिड स्टूडेंट होता है वही प्रोफेशनल कोर्सेज को अचीव कर सकता है या तो फिर कोई भी इसे आसानी से क्रैक कर सकता है। सो आप में से कोई भी। मीत मेरिट में आता है, पहले वो बताएगा। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो 11th 12th तक हमारी अप्रोच होती है वो बिल्कुल अलग रहती है। उसमें ऑलमोस्ट हमें जो इतना सा दिया रहता है आंसर और ये क्वेश्चन दिया रहता है वही आता है पेपर में। बट एक्चुअली CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एग्जाम्स में बेसिकली अप्रोच पूरी कम्प्लीटली अलग रहती है। तो ऐसा ये मिथ है कि जो एक मैरिड स्टूडेंट है वही क्लियर कर पाएगा। जो इसमें बस यही है कि जितने तुम मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज सिर्फ मेरिट स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी उसके बाद भी मेंटेन करते हो, या 10th 12th के आपसे वैसे भी कोई पूछता नहीं, अगर उस कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन उसके बाद भी लाते हो तो आप भी कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए भैया। यस यस यस। सो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मेरा तो ऐसा कुछ पहले मुझे बहुत डर लगता था, CA CS CMA भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे। जैसा मीत ने बोला और खुशी ने बोला कि अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। 12th तक के जो स्टडी की अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। एंड ऑब्वियसली जो कंसिस्टेंसी है और जो फ्रेंडशिप वगैरह, मतलब मेरे केस में तो है, सराउंडिंग और फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपके फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, ताकि हमारे थॉट अलाइन करे और हमारा शेड्यूल भी अलाइन करे। सो ये एक बेटर अप्रोच हो सकता है, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सबसे पूछेंगे कि उनकी CS जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो पहले स्टार्टिंग में हर्ष भैया। तो जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। पहले तो डर लगता था कि प्रोफेशनल कोर्स है, करना है नहीं करना है क्या करना है। सो आई चोज़ MBA। कैट की काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स वगैरह दी, क्लियर भी की। लेकिन फिर वही मतलब मेरी फ्रेंड्स जो बोलते हैं ना, जो आपके लाइफ में सक्सेस का एक पार्ट होता है, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। उसने मुझे समझाया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि CS जर्नी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और MBA में क्या है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मुझे ये पूछना है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन के बाद किया। Yes. तो बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत टाइम हो जाएगा हमें। तो आपका कैसा, क्या एज आ जाता है एक मैटर? राइट। देखिए, काफ़ी सारे लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ भी CS करते हैं, CA भी करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद भी उनका वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। प्लस पॉइंट ये होता है कि आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, फ्रेंडशिप में थोड़ा मतलब कम ध्यान होता है, सराउंडिंग आपकी अच्छी होती है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन भी वर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद नहीं करना चाहिए। आई थिंक वर्थ है और मुझे तो वर्थ लग रहा है और काफ़ी जल्दी मेरा हो भी गया है। यंगेस्ट CS से हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है?
ग्रेजुएशन का नहीं, आपकी सीएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे सीएस चूज किया वैसा बताइए। मेरा तो 12th के बाद मैंने तो क्लैट दी थी डायरेक्टली, एंड उसमें क्योंकि जनरल कैटेगरी थी तो मतलब थोड़ा अच्छा रैंक आने के बाद भी एनएलयूज़ नहीं मिले। बट फिर उसके बाद एक्सीडेंटली एक दिन मम्मी की फ्रेंड का फ़ोन आता है कि उनकी बेटी ये कर रही है सीएस, तो मैंने भी कर लिया फिर सीएस। ऐसे सीएसईटी हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव हुआ और प्रोफेशनल भी हो गया। बट ठीक है, अच्छा है कोर्स, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों को करना चाहिए, काफ़ी वर्थ इट है, काफ़ी डिमांडिंग है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा 12th के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाहता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे वो अपना स्ट्रैटेजी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए लगती है, डिसिप्लिन, तो कैसा वो चीज़ें होनी चाहिए? मे आई आंसर? हाँ। ओके सो मतलब काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि पहले हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब एंटर हो जाते हैं एंड उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। सो सबसे पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एंटर करने से पहले माइंडसेट हमें ये रखना चाहिए कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा टाइम हमसे मांगता है कि मुझे टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे बीबीए, जहाँ पर अगर आप अलाइन कर रहे हो कंपनी सेक्रेटरी या सीए कोर्सेज के साथ बीबीए, तो वहाँ पे एक मिसमैच मुझे नजर आता है, क्योंकि वो एक कोर्स है जहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग सीखते हैं, आउटिंग होती है फ्रेंड्स लोगों के साथ, और सीएस बोलता है या सीए बोलता है कि आइसोलेट हो जाओ और मुझे टाइम दो, मुझे पढ़ो और मेरे साथ रहो। सो ये एक सबसे मेन माइंडसेट एक स्टूडेंट का होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स। व्हाट डू यू थिंक? सो गाइस, जैसे कि ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं और वो लोग नॉर्मल कोर्स के समान ही समझते हैं, जैसे कॉलेज लाइफ के समान। बट एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा, जैसे भैया ने बोला, बहुत टाइम देना पड़ता है। ये कोर्स बहुत टाइम मांगते हैं प्रोफेशनल कोर्स, और हमें जनरली हमें कट ऑफ करना पड़ता है पूरी अलग दुनिया से, हमें अलग पढ़ना पड़ता है। फैमिली फ्रेंड सब घूमने जाते, इधर मस्ती करते उधर, बट हमें पढ़ाई करना पड़ता है। माइंडसेट बेसिकली ये रहना चाहिए कि जैसे कि अगर ये प्रोफेशनल कोर्स है 3 से 5 साल का है, तो आपको 3 से 5 साल अगर आप इसमें अंदर घुस रहे हो तो आप 3 से अपने 5 साल पूरे सोच के रखो कि आपको इसको ही लगाना है और कोई चीज़ों पे नहीं। जैसे कि अब हर बहुत सारी चीज़ें पर फोकस एक ही चीज़ पे कर सकते हो एट अ टाइम। तो जैसे कि अगर आपने इसको चूज़ किया तो कुछ सोच के चूज़ किया, तो इस पर फोकस करो और इसको पूरा 100% दो, इसको निकाल दो, फिर उसके बाद तो पूरा जो करना है करो। घूमने तो पाने के तो पूरा आसमान बाकी है फिर। थोड़ा ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि आपको अगर अपना कोई चीज़ करना है, हॉबी रिलेटेड करना है, उसको करो साथ में। बट अगर वो कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा एज आपको निकालना पड़ेगा कि आपको ये भी पढ़ना है। हाँ, वही ना कि आपके पास 95 और 5 होना चाहिए, बट आपको 95% इसको देना और 5% अपने और चीज़ों को दे सकते हो, बट मेन फोकस आपका ये होना चाहिए। सो मूविंग अहेड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी जैन से है, जो कि AIR है। खुशी से बोल, ऐसा फॉर्मली मत ले। ठीक है, खुशी से है। नागपुर रैंक 1 है। नागपुर रैंक 1 AIR है। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक प्रोफेशनल स्टडीज जो हम करते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट जो नया नया अभी जस्ट एंटर किया है, मतलब किस तरीके से उसे अपना पूरा ये स्टडी स्ट्रक्चर प्लान करना है। तो रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल है ऑनलाइन वगैरह, तो आप उससे कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे मैराथन्स या रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको क्योंकि रियली बताऊंगी कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी सबसे पहले तो, बट उसका कोई सेंस नहीं बना था क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसके चक्कर में। बट फिर मैंने वही चीज़ें मैराथन से देखी, उसके क्लासेस नहीं लिए थे बाद में, पर वो चीज़ें मैराथन से देखी तो वो कंप्लीट हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए बस। जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है, जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, जो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा हमें अपने नोट्स मेंटेन करने चाहिए या ड्यूरिंग आवर जो हम खुद के हैंड रिटन नोट्स वगैरह, क्या ये काम में आते हैं एग्जाम में? हैंड रिटन नोट्स का सबका अपना अपना रहता है। किसी को हैंड रिटन नोट से होता है, किसी को चार्ट पैटर्न से होता है पढ़ना, किसी को वही जैसा लिखा है वैसा पढ़ना चाहिए क्योंकि उनको अपने उसमें ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में बना के नहीं आता है। बट मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप या तो चीज़ें अगर शॉर्ट करनी है तो चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको देख के ही समझ जाएगा कि आपको क्या लिखना है।
और उसके बाद जो चीज़ें में चार्ट पैटर्न नहीं बन सकता है तो वो चीज़ें आपको बस समझ लेना है, उतना पार्ट मेन वर्ड बस याद रखना, बाकी सेंटेंस अपने उससे बनाना। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये मतलब क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रेफरेबल है या ऑफलाइन क्लासेस। सो आप लोगों ने मतलब ऑनलाइन किया था, मैंने तो ऑनलाइन किया था। आप मैंने भी ऑनलाइन किया था। ओके। ऑनलाइन Ladies first. किया था, शट अप। तो ऑनलाइन क्लासेस दोनों का न्यूट्रल है वैसे तो इसका पर्सपेक्टिव, क्योंकि जिसको ऑनलाइन मतलब जिससे को अकेले रहना पसंद है, आइसोलेटेड रहना पसंद है, तो उसको ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करता है वो ज़्यादा। और जो बोलता है जैसे कि मैं थी कि 12th तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा था, ऑफलाइन ट्यूशंस गई थी, तो मेरे को ऑफलाइन ही चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन में नहीं पता था कि मैं इतनी डिसिप्लिन रहूंगी, पढ़ूंगी एक जगह बैठ के, ये तो मुझसे नहीं होता था। पर ऑप्शंस नहीं मिलते तो ऑनलाइन ही बेटर होता है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मीत का क्या बोलना है? जैसे कि अगर हम जैसे ऑफलाइन का देखें तो अगर ऑफलाइन में हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है कि मैम सर सामने बैठते हैं, हमारे ऊपर उनका प्रेशर रहता है, वो लोग ध्यान देते हैं, मतलब 1-to-1 पर्सनल असिस्टेंस मिलता है हाँ, उनका। और क्विकली हम लोग अगर कोई मन में क्वेश्चन आया तो वो रेज भी कर सकते हैं। बट वो ये कि ऑफलाइन में फिर हमारा टाइम बहुत जाता आपके है, दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, बट टाइम बहुत जाता है। उन्हीं के साथ टाइम जाता है। और वही अगर हम लोग ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे कि अब टाइम सबसे मेन तो टाइम बहुत बचता है। और वैसे ऑनलाइन में भी अभी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी इतने केपेबल हो गए सब लोग कोचिंग क्लासेस कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के भी कोचिंग बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अभी तो वैसे भी सब लोग का मेन बेस ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मेन तो ये है कि ऑनलाइन में आपके पास बहुत टाइम बचता है और आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जो जब करना है। जैसे आपको आज छुट्टी लेना था, आप आज छुट्टी ले सकते हो, आज का आप कल कर सकते हो। बट वही ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने आज छुट्टी ली तो भी आपको कल जाना ही पड़ेगा क्लास, करना ही पड़ेगा। तो टाइम का तो एक मेन है। हाँ, बेसिकली कंक्लूजन ये है कि आप पहले अपना नेचर और अपनी कैटेगरी डिसाइड करो कि आप किस नेचर में फॉल करते हो, एंड अकॉर्डिंगली ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए सूटेबल है या ऑनलाइन क्लासेस सूटेबल है, ये हमें डिसाइड करना चाहिए। तो जैसा कि हमने बात की अभी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन में भी तो रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। आप लोग का इसमें क्या कहना है? मैं मतलब आंसर करना चाहूँगा। इसके भी जैसे हमने अभी बात की कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। लाइव क्लासेस में बस ये एडवांटेज होता है कि कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होती है। जिस दिन जो क्लासेस मतलब शेड्यूल आपको पहले से ही मिल जाता है कि कौन से दिन पे कौन सी क्लासेस मतलब होने वाली है, एंड आपको उस टाइम पे वो क्लासेस कंपलसरीली करनी है। डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई बैकलॉग लग जाते हैं और फिर पीछे की भी क्लासेस मतलब आपको करनी है जो छूट गई है, एंड वो दिन की भी क्लासेस करनी है, और वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट पे आ जाता है। और ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड की अगर बात करें तो एडवांटेज तो यही है कि हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी फिर वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड है उनके लिए फिर वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। बस लाइव में जैसे इन्होंने बोला कि हमें सर मैम के हिसाब से चलना पड़ता है, और रिकॉर्डेड में हम अपने हिसाब से कर सकते हो। कंक्लूजन में हम ऐसा आ सकते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पर अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है तो आप लाइव लेक्चर्स ले सकते हो और फिर आप डिसिप्लिन बन सकते हो उस हिसाब से। आप कुछ कहना चाहोगे खुशी जैन? मैं बोलूँगी कि अगर ऑफलाइन सॉरी रिकॉर्डेड आपको लेना है तो रिकॉर्डेड में आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको स्पीड अगर ज़्यादा देख के करनी है। जैसे ऑनलाइन ऑफ जी जो आपके लेक्चर्स रहते हैं, जो आप वो देखते क्या बोले डेली लेक्चर्स। हाँ, जो आपको हाँ, हाँ, टाइम हाँ, होके आते हैं, जो आपके साथ लाइव हाँ, चल रहे हाँ, होते हैं, हाँ। तो उसमें आपको बहुत सेम ही फ्लो में लेक्चर चलते रहेगा, तो वो काफी आपको बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है वो कई बार। तो आप हाँ, तो आप स्पीड अप करके भी देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर में। बट Correct. कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड में आपको बहुत सी चीजें नहीं समझती और वो व्यूज बहुत लिमिटेड रहते हैं उसमें। तो आपको अगर बार बार चीजें समझनी है, एक टॉपिक नहीं समझ रहा है, तो फिर वो आपका लाइव क्लासेस में ज्यादा अच्छा होता है। और एक और चीज है, हाँ। जैसे कि जो लाइव क्लास में रहते हैं उसमें डाउट भी हम जल्दी अगर तुरंत पूछ सकते हैं, और वो लोग हमें तुरंत रिप्लाई कर देते हैं मैम। बट रिकॉर्डेड में ये फैसिलिटी नहीं है, नहीं है। आपको मैसेज वगैरह करना पड़ता है, फिर जब वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं। डाउट ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। डाउट भी भूल जाते हैं।